नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि विस्फोट में आखिरकार आज वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए चुन करके लेकर के आए हैं। बात आज हम सबसे पहले करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान की। सीज फायर के लिए जो ईरान की मांगे हैं उन्हें मान लेने का दरअसल दावा कर दिया गया है और दोनों पक्षों के बीच वार्ता के जरिए मुद्दों को सुलझाने की बात भी कही जा रही है। तय हो गया है कि अमेरिका की ओर से जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वार्ता में हिस्सा लेंगे, जबकि ईरान की ओर से बी गालिबाफ और अरागची वार्ता में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ईरान ने लेबनान पर हमले रुकने तक वार्ता से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये वार्ता हो पाएगी और अगर किसी तरह हो भी गई तो क्या ये सफल होगी। इस बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को जंग की जो शुरुआत की थी उसके बारे में। पहले ही वार में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। दावा यह किया गया कि अयातुल्लाह अली खामनेई पर हमले के लिए मोसाद और सीआईए ने बहुत लंबे समय तक तैयारी की, यहां तक कि तेहरान के ट्रैफिक कैमरे तक हैक कर लिए गए और आखिरकार एक सटीक हमला किया गया। लेकिन अब इजरायल ने एक और हमला कर दिया है और यह हमला हिजबुल्लाह के गढ़ पर किया गया है। हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत का दावा तक इस दौरान कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स को मौत की नींद सुला देने का दावा इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि इस हमले के लिए भी इजरायल ने बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की थी। जैसी तैयारी उसने ईरान में मोसाद के माध्यम से की थी, वैसी तैयारी उसने हिजबुल्लाह के लिए भी इजरायली डिफेंस फोर्स के माध्यम से की थी। हम आपको इजरायल की तैयारी की एक डिटेल स्टोरी आज दिखाने जा रहे हैं। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे नेतन्याहू की बढ़ती मुश्किलों की। इजरायल हमेशा से ही ईरान को अपना दुश्मन मानता रहा है। वो ईरान को कमजोर करने के लिए अक्सर षड्यंत्र भी रचता रहता है। लेकिन इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष भी उन पर आरोप लगा रहा है। लेकिन एक और मुसीबत उनकी तेजी से बढ़ रही है। वो कौन सी मुसीबत है और नेतन्याहू उसमें कैसे फंस सकते हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेबनान पर हमलों को लेकर के इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी रहने वाले हैं, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है। लेबनान पर यानी कि कोई भी रियायत इजरायली डिफेंस फोर्स नहीं बरतने वाली है, उसके लिए ये साफ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो हमले कर रहा है और इन हमलों को जारी रखेगा। हिजबुल्लाह पर अभी और ज्यादा बड़े अटैक किए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो आप देख रहे हैं वो ट्रेलर है, ये भी कहा जा रहा है। अगर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है तो अभी और कितना विभत्स दृश्य यहाँ पर देखना बाकी रह गया है। हर तरफ ये शहर, ये राजधानी सिर्फ और सिर्फ धमाकों से गूंजते हुए नजर आ रही है, धमाकों से जलते हुए नजर आ रही है। आप जरा ये तस्वीर देखिए। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बेरूत पर हमला किया गया, साउथ लेबनान पर यह हमला किया गया है राजधानी में, और उस दौरान इसी तरीके से विस्फोट हो रहे हैं। हर जगह जहां जहां नजरें जा रही हैं, बेरूत पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इसीलिए ये कहा जा रहा था हर देश की तरफ से कि बेरूत को इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि हालात वहां पर खराब हो गए हैं। सिर्फ कल के दिन की अगर बात की जाए तो 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा मिसाइलों को दाग दिया गया था। और अभी भी इसी तरीके से यहां पर विस्फोट होते जा रहे हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्स नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि हम इन हमलों को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब खबर क्या है वो आपको बताते हैं। खबर यह है कि हिजबुल्लाह का पलटवार भी देखने को मिल रहा है और वो इजराइल पर यह पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं और तेल अवीव में भी बड़े नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं कि तेल अवीव में बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया। इसीलिए आपको याद भी होगा कि विस्फोट में हमने आपको एक खबर बताई थी जिसके तहत हिजबुल्लाह के जो रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स थे उन्हें इजराइल की तरफ से तबाह किया गया था। अब जरा ये तेल अवीव से आई हुई तस्वीरें देख लीजिए। तेल अवीव में भी अच्छा खासा नुकसान किया गया है। अब हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठेगा। हिजबुल्लाह ने जो कार्रवाई की है उसके तहत इन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है, इन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इजराइल कभी ये खबरें बाहर नहीं आने देता है कि उसके यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती है, जो एक अच्छा खासा आंकड़ा भी पेश करती है कि यहाँ पर भी लोगों को नुकसान पहुंचा है।
नीचे खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं वो मलबे के ढेर से पूरी तरीके से धूल से ढक गई है। आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्डिंग का मलबा नजर आ जाएगा। ये हिजबुल्लाह का पलटवार था जिसकी वजह से इजराइल पर ये कहर बरपा है। अब दो तस्वीरें हैं, दो खबरें हैं। हिजबुल्लाह को लेकर के इजरायली डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि वो नहीं रुकने वाले हैं, सीज फायर में हिजबुल्लाह की कोई बातचीत नहीं होगी। एक खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह भी उसी तरीके से अपने यहाँ का बदला लेने के लिए अब तेल अवीव पर हमले करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें पेश करती है कि वहां पर कितना बड़ा अटैक किया गया, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान तेल अवीव को हुआ। तेल अवीव को सबसे ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह की तरफ से पहुंचाया गया है, ईरान की तरफ से पहुंचाया गया है। अब ईरान के साथ अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की तो इजराइल को कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर पीछे खींचने पड़े हैं कि वो हमले नहीं करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह पर उसने हमले ना करने की कोई कसम नहीं खाई है। वो अभी भी कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह पर उसी तरीके से हमले करते रहेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि हिजबुल्लाह इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। लेबनान पर इजराइल के हमलों से ईरान पूरी तरीके से भड़का हुआ नजर आ रहा है, जिससे सीज फायर को लेकर के ही संशय बरकरार नजर आ रहा है कि क्या ये समय भी शांति से पूरा हो पाएगा या 2 हफ्ते के पहले ही ये युद्ध विराम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छटते छटते अचानक गहराने लगे। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान तो हुआ, बातचीत के टेबल भी सजी, लेकिन बातचीत आगे बढ़ेगी या बढ़ेगी नहीं, इस पर संशय के बादल अभी से छाने लगे हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का ऐसा जवाब दिया कि मिडिल ईस्ट कांप गया। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने, अमेरिकी सैन्य अड्डे दहल गए। इजराइल तो नेस्तनाबूद होने की कगार पर पहुंच गया। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई। ईरान का पलटवार ऐसा रहा कि दुनिया में हाहाकार मच गया और सुपर पावर झुक गया। ईरान ने बातचीत के लिए अपनी 10 शर्तें रखी और उन्हें पूरा करने की डिमांड की, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद से ही इसके टूटने की आशंकाएं मजबूत होने लगी। ईरान की 10 मांगों में से एक शर्त थी कि सभी मोर्चों पर युद्ध विराम हो, यानी ईरान के साथ ही गाजा, लेबनान और दूसरे इलाकों में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी पर हमले बंद हो। लेकिन इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। इजराइल और अमेरिका का तर्क है कि लेबनान सीज फायर की शर्तों में शामिल नहीं है। नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। अब एक दिन पहले इजराइल ने राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इजराइल के एक्शन से ईरान भड़क गया। उसने न केवल होर्मुज पर ताला जड़ा, बल्कि बातचीत की प्रक्रिया से पीछे हटने के संकेत दे दिए। उधर होर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स वसूले जाने की खबर पर ट्रंप भड़क गए। ईरान ने होर्मुज पर नियंत्रण का अधिकार दिए जाने की मांग रखी है, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान फीस वसूल रहा है। ट्रंप ने इसे गलत बताते हुए तुरंत बंद करने के लिए कहा। ट्रंप का कहना है कि वो होर्मुज पर ईरानी सेना के नियंत्रण का विरोध करते हैं, साथ ही होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेकर कमाई बढ़ाने का भी विरोध करते हैं। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका पर ईरान की 10 में से 3 शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया। उधर ईरान की बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने पर भी संशय बरकरार है। वहीं हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमले का दावा देखने को मिल रहा है। इजराइल के कारमील शहर पर हमले का दावा किया जा रहा है। यह हिजबुल्लाह की तरफ से दरअसल दावा किया जा रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने भी इजराइल में उसी तरीके से हमले किए जैसे हमारे यहाँ हुए हैं, और इस बार इजराइल ने जो हमले किए हैं वो कारमील शहर पर किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक का दावा किया है और ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमले की खबर भी है कि ईरान की तरफ से उसे जो हथियार दिए जाते हैं उसकी वजह से उसने ये हमला किया और इसमें ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक का दावा किया है और वो कारमील शहर में किया गया है। उसके पहले हमने बताया था आपको कि तेल अवीव में भी इसी तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए हैं। अब वो कह रहा है कि उसने कारमील में भी हमले किए हैं, क्योंकि बेरूत तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है। तो अब बारी है हिजबुल्लाह की, जो अपना इंतकाम जरूर से लेगा और उसकी तरफ से वो इंतकाम लिया भी जा रहा है। कारमील में उसने हमला किया है, तेल अवीव में उसने हमला किया है और इसके साथ साथ
जहां जहां वो अपनी शॉर्ट रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है, वो अभी भी वहां पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें भी लगातार उसकी तरफ से भी जारी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को लेकर के इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि हमने जितने भी लोगों को मारा है वो सिर्फ हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन उनकी इन बातों पर पूरी दुनिया प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अब खबर यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले नाकाम कर दिए हैं। रॉकेट अटैक को नाकाम करने का दावा किया गया है। तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किए गए हमले, लेकिन तेल अवीव की जो तस्वीरें आई थी वो ये बता रही थी कि तेल अवीव में अच्छा खासा नुकसान रॉकेट की तरफ से हुआ है, जो रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे थे। अब दो तस्वीरें हैं, दो खबरें हैं कि रॉकेट अटैक को जहां तेल अवीव ये कह रहा है कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम से उसे नाकाम कर दिया, तो कुछ इलाकों में उसने नाकाम जरूर से किया होगा, लेकिन कई इलाकों की तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां ये देखने में नजर आ रहा है कि वहां पर हमले की वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान को टारगेट करने के लिए, वो ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थी। ईरान की तरफ से क्योंकि उसे हथियार दिए जाते हैं, गोला बारूद दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं और प्रॉक्सी है वो ईरान का, पूरे वक्त ईरान के साथ इस युद्ध में खड़ा रहा है और हमास के साथ भी हिजबुल्लाह खड़ा रहा। हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध उस वक्त से चल रहा है जब हमास के साथ शुरुआत हुई थी, यानी कि 2023 से। अब अभी भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है कि ईरान पर हमला हुआ तो हिजबुल्लाह खुद को रोक नहीं पाया। हिजबुल्लाह ने अटैक करने शुरू किए तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ साथ उस पूरी राजधानी को मिटा करके रख दिया है जहां पर हिजबुल्लाह कभी अस्तित्व में आया था, जहां से कभी उसने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, जहां से कभी उसने अपनी सेना को बनाना शुरू किया था, उस पूरी जगह को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह अटैक जरूर कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की जमीन पर जितना ज्यादा नुकसान इजराइल ने कर दिया है, उतना नुकसान अभी भी हिजबुल्लाह तेल अवीव में या फिर इजराइल में करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर बड़ा अटैक किया। इस दौरान हिजबुल्लाह महासचिव समेत कई कमांडर्स की मौत का दावा भी कर दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। लेकिन आखिर एक साथ इतनी जगहों पर इजराइल ने हमला किया कैसे, वो आपको बताते हैं। ये तस्वीरें लेबनान की है। राजधानी बेरूत से लेकर कई दूसरे शहरों पर इजराइल की सेना ने इतना बारूद बरसाया कि कई इमारतें जमींदोज हो गई, इलाके धूल से भर गए। 250 से ज्यादा जिंदगियां मौत की नींद सो गई। जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। आईडीएफ ने हमले में हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम की मौत का दावा किया। इजराइल का यह हमला कितना कोऑर्डिनेटेड था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 10 मिनट में 100 जगहों पर एक साथ बॉम्ब गिराए गए ताकि किसी को भी संभलने का मौका न मिले। इजराइल के हमलों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के कमांडर जूम के जरिए मीटिंग कर रहे थे। जिसमें जूनियर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे थे, साथ ही रणनीति पर विचार किया जा रहा था। खबर है कि इजराइल ने इस मीटिंग को ट्रैक किया। मीटिंग से जुड़े सभी कमांडरों के आईपी एड्रेस ट्रेस किए गए और फिर एक साथ सभी जगहों पर हमला किया गया ताकि कहीं से भी कोई निर्देश ना पाए। उससे पहले कमांडर मौत की नींद सो गए। इजराइल का यह हमला ऊपर से देखने में भले ही सामान्य हो, लेकिन यह दिखाता है कि इजरायली सेना कितनी कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती है। टारगेट की पहचान, ट्रैकिंग और फिर अटैक। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां इससे पहले भी ऐसे ही कई कोऑर्डिनेटेड अटैक को अंजाम दे चुकी हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल की तरफ से जो बड़े हमले किए गए हैं लेबनान पर, वो आखिरकार कैसे हुए हैं और कैसे इतनी सटीक लोकेशन के बारे में जानकारी इजराइल को मिली, जिसकी वजह से वो ये दावा कर रहा है कि उसके कमांडर्स को हमने मार गिराया है, उसके चीफ को हमने मार गिराया है। तो चलिए अब आपको वो बता देते हैं। इजराइल की तरफ से जो बड़ा अटैक किया गया है उसके बारे में ये कहा गया कि हिजबुल्लाह लड़ाकों की जूम मीटिंग किए जाने की खबर है। इजराइल ने उसके जूम मीटिंग से जुड़े हुए आईपी एड्रेस को ट्रैक किया था। अब आपको एक बात याद दिलाती हूं कि एक वक्त ऐसा भी था जब हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया था कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर के मीटिंग में नहीं आएगा जो कि ट्रैकेबल है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये बड़ी गलती कर दी। इसके पहले भी इसी तरीके से हिजबुल्लाह को सबक सिखाया गया था इजराइल की तरफ से, जब ऐसे ही आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उसे बड़ी चोट दी गई थी। इस बार भी उसी आइडेंटिटी पर, उसी आइडियोलॉजी पर काम करते हुए इजराइल आगे बढ़ा। उसने आईपी एड्रेस को ट्रैक किया, जूम मीटिंग से जुड़े हुए, और उस वक्त ही हमला कर दिया। एक साथ 10 मिनट में करीब 100 जगहों पर अटैक किया गया। कोऑर्डिनेटेड अटैक में कई कमांडर्स की मौत की खबर है। हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम के मारे जाने की भी खबर इस दौरान सामने आई थी। अब इजराइल की ओर से ये जो दावा किया गया कि बेरूत में हुए हमले में हिजबुल्लाह का महासचिव नईम कासिम मारा गया है, अब आपको बताते हैं कि नईम कासिम आखिरकार कौन था। फरवरी 1953 से शुरुआत करते हैं, जब लेबनान के दक्षिणी इलाके कफर किला में उसने जन्म लिया था। यह नईम कासिम की तस्वीर है। लेबनानी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री उसने हासिल की थी। सियासत में आने से पहले कई साल तक केमिस्ट्री टीचर भी रहा है। शिया विद्वानों से धार्मिक शिक्षा भी ली गई थी नईम कासिम की तरफ से। 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना के समय प्रमुख नेताओं में से एक हुआ करता था, जिसे अब ढेर कर दिया गया है। 1991 से करीब 30 साल तक हिजबुल्लाह का उप प्रमुख भी नईम कासिम रहा है, जो इस वक्त महासचिव था। 2024 में नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का महासचिव उसे घोषित कर दिया गया था, और नसरुल्लाह को भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने ही, इजराइल ने ही मारा था, और इजराइल ने ही नईम कासिम को भी मार गिराया है। तो ये उसका पूरा इतिहास कि आखिरकार नईम कासिम कौन था और अब वो मारा गया है। खबर यह है कि इजराइल का हिजबुल्लाह पर एक और बड़े हमले का दावा देखने को मिला है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एक और बड़ा हमला किया है, ये दावा है। हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर्स तबाह करने का दावा है। आईडीएफ का उत्तरी इजराइल में हमले का बदला लेने का भी दावा किया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स कह रही है कि इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं, हम उसका बदला अब ले रहे हैं। आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल में जो हमले हुए हैं उसका बदला लिया है, ये उनका दावा है, और इस दौरान 10 लॉन्चर्स को उन्होंने तबाह कर दिया है। लॉन्चर्स तबाह करने की ये तस्वीरें कोई नई नहीं है, इसके पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें उनकी तरफ से जारी की जाती रही हैं। अब वो जो तस्वीरें जारी की गई थी वो इसीलिए जारी की गई थी क्योंकि हर कोई ये जानता था कि ईरान से मिलने वाली मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाएगा इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि उनके रॉकेट लॉन्चिंग पैड को ही तबाह कर दो, उस जगह को ही तबाह कर दो जहां से वो रॉकेट दागेंगे। ऐसे में उनकी क्षमता कम हो जाएगी और उनकी पावर को कम करने के लिए ही ये लॉन्चर्स तबाह किए जाते हैं, और इस बार भी लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं। हालांकि ये भी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उन एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हमने ज्यादातर हमलों को नाकामयाब कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो उस तरीके के नहीं हो रहे हैं जैसे कि लेबनान में हुए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को अभी शायद चाह करके भी ईरान मदद नहीं पहुंचा सकता, लेकिन लोग सड़कों पर उतर करके जरूर कह रहे हैं कि आईआरजीसी को जाकर के हिजबुल्लाह की, लेबनान की मदद करनी चाहिए। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ऐसा खतरनाक हमला पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह पर पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए जा चुके हैं, और इसी वॉकी टॉकी के हमले के बाद ये कह दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो मीटिंग में आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर के नहीं आएगा। यहां तक कि ई सिगरेट तक ले जाने पर पाबंदी थी, एसी चलाने तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। बावजूद इसके इन्होंने जूम मीटिंग की और उसके बाद ये हमला हो गया। ये हमला कैसे हुआ जरा देखें।
इजराइल तकनीकी रूप से बहुत आगे है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी काफी सतर्क रहता है। इसके बावजूद इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उससे जुड़े लोगों पर पेजर और वॉकी टॉकी बम फोड़ चुका है। सत्रह सितंबर साल 2024 लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन से जुड़े हजारों लोगों के पेजर पर एक साथ मैसेज आया। मैसेज देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वरिष्ठ कमांडर ने कुछ निर्देश दिए हों, और ऑन करते ही पेजर फट गए। बताया जा रहा है कि पहले पेजर से धुआं निकला और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता अचानक ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक ये हमले चलते रहे। लेबनान की राजधानी बेरूत के साथ ही टायर, सायरन, अली अल नाहिरी, सोहमा, कफ्र सिर समेत कई जगहों पर पेजर में ब्लास्ट हुआ। ये हमले इतने कोऑर्डिनेटेड थे कि एक दूसरे से मीलों दूर शहरों में मौजूद करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 3000 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह कमांडर्स ने अपने लोगों को फोन के इस्तेमाल से बचने को कहा था। साथ ही मैसेजिंग के लिए पेजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। हिजबुल्लाह ने बड़ी संख्या में पेजर खरीदे भी थे। बताया जा रहा है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने इन पेजर्स में ही विस्फोटक फिट किया था और जरूरत पड़ने पर उनमें एक साथ ब्लास्ट करा दिया। इस हमले के ठीक एक दिन बाद हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडरों के पास मौजूद वॉकी टॉकी में धमाके हुए। बताया गया कि वॉकी टॉकी करीब 6 महीने पहले ही खरीदे गए थे। वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 450 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि बेरूत में एक दिन पहले मारे गए शख्स का अंतिम संस्कार हो रहा था और इसी दौरान वॉकी टॉकी में धमाका हो गया। साफ है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल पहले भी बड़े अटैक कर चुका है, लेकिन इस पेजर या वॉकी टॉकी अटैक जैसी घटनाएं अभूतपूर्व थीं। हिजबुल्लाह कमांडर्स ने सुरक्षा के लिहाज से बेहद सुरक्षित पेजर इस्तेमाल करने का निर्देश अपने जूनियर्स को दिया था, क्योंकि उसे हैक करना बेहद मुश्किल था, लेकिन उसमें भी ब्लास्ट हो सकता था। ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। तो तारीख थी 17 सितंबर 2024 की, जब लेबनान के कई शहरों में एक साथ ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों के पेजर पर मैसेज आया और मैसेज खोलते ही पेजर में ही ब्लास्ट हो गया। इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 3000 लोग जख्मी हुए थे। 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के वॉकी टॉकी में धमाके ब्लास्ट में करीब 20 लोगों की जान चली गई थी और 450 लोग जख्मी हो गए थे। ये उसका पूरा इतिहास है कि पेजर और वॉकी टॉकी जो अटैक हुए थे वो किस तरीके से, एक मैसेज आया, मैसेज खोलते ही धमाका हो जाता है। और ये सबसे अभूतपूर्व हमले इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि पेजर अटैक के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पेजर ब्लास्ट का माध्यम हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने ही इजाद किया है। अब ऐसे में विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी, 3000 लोग इसकी वजह से जख्मी हो गए। तो इस बार भी तो यही किया गया है कि जूम मीटिंग के दौरान आईपी एड्रेस को हैक किया गया और उसके माध्यम से ये जानकारी निकाली गई कि आखिरकार ये लोग कहां पर मौजूद हैं और वहीं पर सटीक हमला करके नईम कासिम महासचिव को मार गिराया गया। इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक और बड़ा अटैक देखने को मिला इन सबके बीच में। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला कर दिया है और इजराइल के हाइफा में हमले का दावा है। हाइफा को भी उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के हाइफा में हमला किया गया है, यह हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। उसका कहना है कि हमने हाइफा को भी निशाना बना लिया है। अब कुछ तस्वीरें आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। हाइफा से जो तस्वीरें आई हैं, जरा वो देखिए कि कितने बड़े स्तर पर यह हमला किया गया है। यहाँ पर आपको गाड़ियों में विस्फोट नजर आ जाएगा, राहत बचाव कर्मी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, हाइफा पूरा जलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसकी एक तस्वीर पर नजर डालेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ जलता हुआ नजर आ जाएगा। बचाव कर्मी वहां पर लगे हुए, फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर मौजूद हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के घर पर जिस तरीके से हमला किया गया है, उसके बाद उसने भी मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया है। हाइफा से लेकर के तेल अवीव तक वो भी सब कुछ जलाते हुए नजर आ रहा है। और उसने जिस तरीके से हाइफा पर हमला किया है, उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ये नहीं कह सकती है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे उसने हमें बचा लिया है, क्योंकि यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से
खत्म नजर आते हैं, कोई काम करते हुए नजर नहीं आते। तो तस्वीर देखिए आपने, लोग जहां तहां पर मौजूद हैं, वो राहत बचाव कार्य में खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लेकर के एम्बुलेंस तक पहुंचा दी गई है ताकि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे वहां से बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर इजराइल के लिए भी झटका है कि हिजबुल्लाह ने उनके यहां पर भी नुकसान करना शुरू कर दिया है। अब खबर यह है कि युद्ध में ईरान को एक और बड़ा झटका लगा है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री हमार खराजी की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। ईरान को एक झटका लगा जिसमें उनके पूर्व विदेश मंत्री कमार खराजी की मौत हो गई है। विदेश संबंधों पर राजनीतिक परिषद के प्रमुख थे खराजी। यूएस इजराइल हमले के दौरान खराजी जख्मी हो गए थे, उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी भी की गई थी। ये उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि खराजी आखिरकार कौन थे जिनकी मौत हो गई है। खराजी की तरफ से लगातार बयानबाजी भी इस युद्ध के दौरान की जा रही थी। हालांकि उनकी उम्र भी अच्छी खासी थी, 80 साल से ऊपर के थे। ऐसे में बताया ये जा रहा था कि वहां पर जो हमला हुआ है जिसमें वो जख्मी है, हो सकता है कि वो कभी रिकवर ना कर पाए, और यही हुआ कि अब खबर ये है कि उनकी मौत हो गई है। दो तस्वीरें हैं, एक तरफ हिजबुल्लाह पूरी तरीके से इजराइल से लड़ते हुए नजर आ रहा है, इजराइल को जवाब देते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान को एक और बड़ा झटका लगा है। इन सब के बीच में मंच जरूर एक बार सज गया है कि वहां पर बातचीत होगी पाकिस्तान में, लेकिन ये बातचीत कितनी कारगर होगी उस पर भी जरा निगाहें टेकने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ऐसे बयान आते हैं ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जिसके बाद उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है हर बार उनकी बयानबाजी की वजह से कि क्या इस बार ये युद्ध समाप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हिजबुल्लाह को लेकर के तमाम शर्तें भी रखी गई हैं। हालांकि केवल हिजबुल्लाह के खिलाफ ही नहीं ये सब कुछ चल रहा है, ईरान के खिलाफ भी इजराइल कई बार बड़े हमले कर चुका है। यह भी बताया जाता है कि इजराइल अयातुल्लाह अली खामनेई का दुश्मन था और उन पर हमलों के लिए वो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा था। इसी दौरान तेहरान के ट्रैफिक कैमरे इजराइल के लिए बड़े हथियार साबित हुए हैं। विस्फोट में हमने आपको बताया भी था कि चीन की तरफ से जो कैमरे भेजे गए थे उन्हें तक हैक करके अयातुल्लाह अली खामनेई के लोकेशन को ट्रैक किया गया था और फिर निशाना बनाया गया था। अमेरिका और इजरायल के हमलों के पहले ही चरण में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की जान चली गई। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और इजरायल को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली और क्यों ईरान के डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर सके। CIA और मोसाद काफी समय से खामनेई की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, उनकी हर हलचल पर नजर रखी जा रही थी। इस बीच उन्हें जानकारी मिली कि तेहरान में खामनेई के महल में एक सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है जिसमें खामनेई समेत कई कमांडर और नेता मौजूद रहेंगे। अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन शुरू किया। इजरायल के एयरबेस से F-22 और F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से F-35 और F-18 फाइटर जेट्स ने कूच की। बताया जा रहा है कि इन विमानों ने ईरान की रडार की ओर फेक सिग्नल भेजे, जिससे वो कंफ्यूज हो गए और फाइटर जेट्स खामनेई के महल बैत रहबरी की ओर बढ़ गए, जहां परिसर में बने सीक्रेट बंकर में बैठक हो रही थी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ने 30 सेकंड में करीब 30 बम गिराए। इनमें बंकर बस्टर बम भी शामिल थे। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ने एक हफ्ते पहले भी हमले की योजना बनाई थी, लेकिन ईरानी कमांडर्स की रणनीति में वो प्लान विफल हो गया। ईरानी कमांडर्स ने सार्वजनिक जगहों पर बैठकें करना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक इजरायल ने वर्षों तक तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया और खामनेई और उनकी सुरक्षा टीम की गतिविधियों की निगरानी के लिए मोबाइल फोन नेटवर्क तक पहुंच बनाई थी। तेहरान में पाश्चर स्ट्रीट इलाके में जहां खामनेई का आवास था, वहां काम करने के लिए पहुंचने वाले वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों पर इजरायली नजर रख रहे थे। इन तरीकों के जरिए खामनेई की हर गतिविधि और सुरक्षा संबंधी जानकारी जुटाई जा रही थी। रियल टाइम ट्रैफिक डेटा को ट्रैक करने से इजरायल और CIA को सटीक रूप से पता लगाने में मदद मिली कि शनिवार सुबह किस समय खामनेई अपने दफ्तर में मौजूद रहेंगे और उनके साथ कौन कौन रहेगा। ये सबसे सुरक्षित परिसर ईरान की राजधानी तेहरान के मध्य में है। खबरों के मुताबिक तेहरान में पाश्चर स्ट्रीट इलाके के लगभग 1 दर्जन मोबाइल फोन टावर्स को भी बाधित किया गया, ताकि हमले के बारे में ईरानी सुप्रीम लीडर की सुरक्षा टीम तक कोई चेतावनी पहुंच नहीं पाए।
बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को युद्ध टालने के लिए बातचीत में उलझाए रखा। इस बीच आईडीएफ ने ईरानी नेताओं और कमांडर्स को मैसेज भेजे जिसमें उनसे बगावत या सरेंडर के लिए कहा गया। इनके बाद ईरान निश्चिंत हो गया। उसे हमलों का अंदाजा ही नहीं था और खामेनेई पर हमलों के बारे में तो वो सोच भी नहीं पाया था। साफ है कि तकनीक जितनी भी हाईटेक हो उसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं, और इजराइल इसे मुमकिन करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो तेहरान में आखिरकार ये सीसीटीवी कैसे हथियार बने जिन्होंने अयातुल्लाह अली खामनेई की जान ले ली, वो आपको बताते हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई पर हमले के लिए कई साल पहले से तैयारी की जा रही थी। ये तैयारी अमेरिका इजराइल मिल करके कर रहा था। तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को कई साल पहले से ही हैक करके ये देश बैठे हुए थे। अयातुल्लाह अली खामनेई के आवास और आसपास के रास्तों पर बाकायदा नजर रखी जा रही थी। अयातुल्लाह अली खामनेई ने कुछ वक्त के लिए घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था, वो अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया था। अयातुल्लाह अली खामनेई की गतिविधियों की जानकारी लगातार जुटाई जा रही थी। सीआईए और मोसाद के जो एजेंट्स ईरान में थे उनके द्वारा मिलने आने वाले इन तमाम लोगों के संबंध में भी जुटाई जा रही थी जानकारियां, उनके बारे में भी पता किया जा रहा था। रियल टाइम ट्रैफिक डेटा से ये सटीक जानकारी जुटाई जा रही थी। ये सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे उसके बारे में ये कहा गया कि ये चाइना से ही भेजे गए थे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल पर सटीक हमला देखने को मिला अयातुल्लाह अली खामनेई के आवास पर जब वो मीटिंग ले रहे थे। यूएस और इजराइल के पहले ही हमले में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई और इसकी घोषणा दोनों ही देशों की तरफ से की गई। बाद में ईरान ने भी इनकार करते करते स्वीकार इस बात को कर लिया था। तो ये थी पूरी तैयारी सीआईए, मोसाद, इजराइल, अमेरिका की, जिसकी वजह से अयातुल्लाह अली खामनेई नहीं रहे। अब खबर यह है कि टॉमहॉक मिसाइलें अमेरिका बढ़ाने जा रहा है। वो अपने यहाँ पर टॉमहॉक मिसाइलों को और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए यूएस सुरक्षा को लेकर के सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि टॉमहॉक मिसाइलों में इजाफा करेगा अमेरिका। 2027 में 785 मिसाइलें खरीद सकता है अमेरिका। $3 बिलियन की लागत से ये खरीदी जा सकती है 785। और ये सिर्फ टॉमहॉक मिसाइलों की बात नहीं है, उसने कई सारी कंपनियों के साथ अनुबंध किए हैं। 6-6 साल के अनुबंध किए हैं अमेरिका ने कि वो अपने यहाँ पर मिसाइल पावर को और ज्यादा बढ़ाएगा और उसके लिए उसने बाकायदा 2000 मिसाइल हर साल बनानी होंगी, ये अनुबंध कर लिए हैं। तो दूसरी तरफ टॉमहॉक मिसाइलों के लिए 2027 तक का वक्त दिया है कि 785 मिसाइल हम खरीदेंगे जिसकी लागत $3 बिलियन की होगी। $3 बिलियन में ये रक्षा मसौदा तैयार किया गया है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, लेकिन फिर भी इसके पहले भी हमने आपको एक खबर बताई थी कि जिसमें 6 साल तक के लिए अनुबंध कर लिया गया था एक कंपनी के साथ अमेरिका की तरफ से कि हर साल 2000 मिसाइलें आप हमें देंगे बना करके। पहले तो उन मिसाइलों को लेकर के एक अनुबंध किया गया, उसके साथ साथ 2027 तक 785 मिसाइल और वो खरीदने जा रहा है। यानी अमेरिका बहुत अच्छे से समझ गया है कि ज्यादा पैसा खर्च करके सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इस बार ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जब युद्ध में हुआ तो अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इन मिसाइल और इन ड्रोन की वजह से ये कुछ $1000 लाख में बनती है और $1 बिलियन की मिसाइल्स फाइटर जेट्स को तबाह कर देती। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि उसके पास भी कुछ सस्ते मिसाइल्स हो, कुछ सस्ते और ज्यादा विकल्प हो, ताकि वो भी अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर ना होने दे इन युद्ध में और उसमें लंबे वक्त तक लड़ सके। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मुसीबतों के बारे में और इस पर ईरान आखिरकार कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है उसके बारे में। इजराइल और ईरान की दुश्मनी दशकों पुरानी है। ईरान का इस्लामिक शासन इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जबकि मिडिल ईस्ट में इजराइल के दबदबे को चुनौती ईरान ही देता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन पहले ही दिन उसमें भी आग लग गई। इजराइल ने लेबनान पर इतना भीषण हमला किया कि ईरान भड़क गया। उसने पीस टॉक से पीछे हटने तक के संकेत दे दिए।
इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सीज फायर और लेबनान पर हमलों के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खबर है कि रविवार से उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई फिर शुरू होगी। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर क्षेत्र में युद्ध विराम लागू होता है तो नेतन्याहू जल्द जेल पहुंच सकते हैं। दरअसल इजराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं, तो वह ईरान और इजराइल के बीच जुबानी जंग भी जारी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से साफ किया कि लेबनान में फिलहाल किसी भी तरह का युद्ध विराम लागू नहीं है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने भी नेतन्याहू पर जुबानी हमला बोला। नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार केस की सुनवाई फिर शुरू होने जा रही है, जो कई बार टल चुकी है और अब इमरजेंसी हटाए जाने के बाद अदालत की प्रक्रिया फिर तेज हो सकती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव, राजनीतिक बयानबाजी और सैन्य हालात कुल मिलाकर इस केस को बेहद अहम बना रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 3 बड़े केस चल रहे हैं, जिन्हें केस 1000, 2000 और 4000 के नाम से जाना जाता है। इन सभी में अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। इसमें इजराइल में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। 2019 में नेतन्याहू आरोपी बनाए जाने वाले इजराइल के पहले सिटिंग प्रधानमंत्री बने थे। उनके खिलाफ रिश्वत और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप हैं। हालांकि वो इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। उनका कहना है कि ये राजनीतिक साजिश है और उनका किसी भी तरह के अवैध लेन देन से कोई संबंध नहीं है। साफ है कि इजराइल के एक्शन से नेतन्याहू फिलहाल बचे दिख रहे हैं। अगर इमरजेंसी हटती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शायद ये भी एक वजह हो सकती है जो नेतन्याहू सीज फायर के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। तो नेतन्याहू पर जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं उनके बारे में जरा आप जान लीजिए कि आखिरकार क्यों नेतन्याहू सीज फायर के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। नेतन्याहू पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसमें केस के नाम 1000, 2000 और 4000 है। केस 1000 के अकॉर्डिंग नेतन्याहू और उनकी पत्नी पर महंगे तोहफे लेने का आरोप लगा है। ये 2019 के मामले हैं। केस 1000 कहता है कि कारोबारियों से महंगे सिगार, शैंपेन और ज्वेलरी जैसे तोहफे उनकी तरफ से लिए गए थे, स्वीकार किए गए थे। नेतन्याहू पर कारोबारियों के हित में फैसले करने का आरोप भी लगा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन लोगों के लिए काम किया। नेतन्याहू ने निजी दोस्ती के तहत तोहफे दिए जाने का भी हालांकि इस दौरान तर्क दिया था। ये बिल्कुल आपको पाकिस्तान की याद दिलाएगा, जैसा कि वहां पर प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे इमरान खान, उनके साथ हुआ था। नेतन्याहू पर मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप भी लगे। इसी के साथ केस 2000, बड़े अखबार के मालिकों के साथ डील की कोशिश का आरोप नेतन्याहू पर लगा है। कथित तौर पर अखबार का सर्कुलेशन सीमित करने की कोशिश का आरोप भी उनके ऊपर लगा है। ये केस 2000 कहता है बदले में अखबार के जरिए पॉजिटिव कवरेज मिलने का आरोप है। वो चाहते थे कि पॉजिटिव पीआर हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। केस में कुछ रिकॉर्डेड बातचीत सबूत के तौर पर पेश की गई थी। ये सब कुछ कोर्ट में है मामला, अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। नेतन्याहू ने बातचीत को हालांकि अनौपचारिक करार दे दिया था। उनका कहना था कि ये सब कुछ अनऑफिशियली था। केस 4000 ये कहता है कि नेतन्याहू पर संचार मंत्री रहते हुए कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। दावा है कि बेजेक टेलीकॉम कंपनी को करोड़ों का फायदा उनकी तरफ से पहुंचाया गया था। कंपनी के मालिक की पोर्टल पर नेतन्याहू के पक्ष में खबरों को दिखाने का दावा भी इस दौरान किया गया था। नेतन्याहू ने आरोपों से इनकार कर दिया था। तीनों ही मामलों में उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने फैसलों को बताया सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया। हालांकि अभी इस पर बहुत ज्यादा फैसला, लास्ट जो कमेंट है वो अभी तक कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन इन मामलों पर अभी भी वहां पर सुनवाई होती। उसके पहले ही इमरजेंसी जैसे हालात बन गए और ये तमाम सुनवाई वापस से खड्डे में। अब जैसे ही ये सब कुछ सीज फायर हो जाएगा, फिर से नेतन्याहू पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी, उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि अभी भी ये शांति व्यवस्था कायम हो जाए। दूसरी तरफ अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की कोशिशों में अमेरिका ने कुछ और खरीदारी भी शुरू कर दी है। और उसने अब क्या किया है, अभी हमने आपको बताया था कि वो अच्छी खासी टॉमहॉक मिसाइल्स खरीद रहा है। 2027 में ही 96 हिमैरस लॉन्चर्स खरीद सकता है यूएस।
और इनकी कीमत भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 745.7 मिलियन डॉलर की लागत से ये बन करके तैयार हो सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अमेरिका जानता है कि वो जिस तरीके से कार्रवाइयां कर रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, वहां की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आगे आने वाले वक्त में उसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। कनाडा को लेकर के, ग्रीनलैंड को लेकर के, क्यूबा को लेकर के, तमाम देशों को लेकर के उसकी तरफ से बयानबाजी होती रहती है। उसके पहले उसने वेनेजुएला में जो किया, उसके बाद उसने ईरान में जो किया, उसके लिए उसे बहुत ज्यादा हथियारों की आवश्यकता है। इसलिए वो बार बार इस तरीके की विंडो शॉपिंग करने के लिए निकला है कि कहीं से 96 ले लेते हैं, कहीं से 700 मिसाइल्स ले लेते हैं। अब उन 2027 में कहा जा रहा है कि 96 हिमारस लॉन्चर्स वो खरीद सकता है और इनकी जो लागत होगी वो 745.7 मिलियन डॉलर की हो सकती है। अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की वो कोशिशें जरूर कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि आगे आने वाले वक्त में उसे कुछ और मोर्चे कुछ और देशों के खिलाफ खोलने हैं। और अभी भी ग्रीनलैंड को लेकर के तो ताजा बयान दिया गया यूएस के राष्ट्रपति की तरफ से, ट्रंप की तरफ से नेटो को लेकर के ये कहा गया कि हमें नेटो की कोई आवश्यकता नहीं है ग्रीनलैंड पर, फिर याद रखिएगा। तो अगली जो तैयारी है यहां से निकल करके ग्रीनलैंड जाने की है, इसलिए भी वो कहीं ना कहीं पीछे खिसकने की कोशिशों में लगा हुआ है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा कुछ हासिल होने नहीं वाला है, तो चलिए ग्रीनलैंड ही चल लेते हैं क्योंकि वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल पाएंगे, जो चाइना धमकी देते रहता है बार बार कि अगर इसी तरीके से युद्ध ईरान के साथ चलता रहा तो हम नहीं देंगे। तो ये तैयारियां तमाम की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से भी बैकग्राउंड में। लेबनान में एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है, उसके कमांडर्स को मार गिराने का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू लेबनान सरकार से बातचीत के पक्ष में भी दिख रहे हैं। कैसे, वो जरा देखिए। इजरायली सेना लगातार लेबनान के अलग अलग हिस्सों पर हमले कर रही है। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। हिजबुल्लाह पर हमलों को लेकर ईरान भड़का हुआ है, जबकि इजरायल का कहना है कि सीज फायर की शर्तों में लेबनान शामिल नहीं था। इस बीच पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। नेतन्याहू के मुताबिक लेबनान से बातचीत का मुख्य मकसद हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना और पड़ोसी देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना होगा। ईरान इजरायल तनाव के बीच लेबनान को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सीधी बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू ने बेरूत को सैन्य मुक्त बनाने के लिए लेबनान के प्रधानमंत्री की अपील का स्वागत किया। हालांकि लेबनान की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान की तरफ से बार बार बातचीत की मांग की जा रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इस बातचीत का मकसद हिजबुल्लाह को हथियार विहीन करना और दोनों देशों में शांति स्थापित करना होगा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने लेबनान के साथ जल्द ही सीधी बातचीत शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश ईरान युद्ध में अस्थायी युद्ध विराम के मद्देनजर दिया गया है, जो इजरायल के बेरूत पर की जा रही बमबारी के कारण लड़खड़ा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान लेबनान पर हमलों से कम और अपने प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह पर हमलों से ज्यादा नाराज है, क्योंकि ईरान के आईआरजीसी हिजबुल्लाह, हमास, हूती, कताइब जैसे प्रॉक्सी संगठनों को हथियार, ट्रेनिंग और दूसरी मदद देता रहा है। दरअसल इजरायल का मकसद दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर वहां पर एक बफर जोन बनाना है, ताकि इजरायल की मुख्य भूमि को हिजबुल्लाह के लड़ाकों से सुरक्षित किया जा सके। अब आइए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि सीज फायर दरअसल खतरे में है। तो संकेत नंबर 1 क्या है जो ये कह रहा है कि सीज फायर खतरे में है? लेबनान में भीषण हमलों से हालात क्योंकि पूरी तरीके से बदल गए हैं। ईरान इस बात पर अड़ गया है कि हिजबुल्लाह पर लेबनान पर हमले बंद करें, वरना ये सीज फायर नहीं होगा। संकेत 2 ये कहते हैं कि लेबनान में सीज फायर से यूएस इजराइल का इनकार है। ये दोनों ही मना कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर हम कोई हमले नहीं रोकेंगे। ईरान ने बातचीत से पीछे हटने की धमकी दे दी है। संकेत नंबर 3 ये 24 घंटे में सीज फायर खत्म होने के संकेत है। संकेत नंबर 4 अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। तो अब ईरान की शर्तें नहीं मानेगा तो फिर कैसे होगा ये युद्ध विराम?
हॉर्मुज को लेकर के ईरान अमेरिका में फिर से मतभेद शुरू हो गए हैं। पहले ट्रंप की तरफ से कुछ और पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, अब वो अपनी बात से फिर मुकर गए हैं। उनका कहना है कि कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा और अगर वसूला जाएगा तो ये शांति वार्ता नहीं होगी। अब वो खुद खुलेआम ऐसा कह रहे हैं। विवाद क्या है? ईरान ने कहा है कि सभी जगहों पर हमले रोकने पर समझौता हो, ये ईरान दरअसल कह रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसके पक्ष में नहीं है। इजराइल के मुताबिक सीज फायर में लेबनान नहीं शामिल है, तो उस पर हम हमले जरूर से करेंगे और ये बार बार बयान इजराइल की तरफ से आ भी रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह पर अटैक बढ़ाते रहेंगे। अमेरिका ने कहा है कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। यही बात अमेरिका भी दोहराते हुए नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुकेंगे। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री है ईरान की, उनकी तरफ से कहा गया कि सीज फायर और जंग एक साथ नहीं हो सकता। ये खास बात इसलिए है क्योंकि ये ही तमाम संकेत देते हैं कि इस सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है और इसका अंत बहुत निकट है। इजिप्ट के अनुसार सीज फायर कमजोर करने की साजिशें हैं। सीज फायर समझौता दरअसल ये देश चाहते ही नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां थी जिसमें ये कहा गया कि हम सीज फायर चाहते हैं, लेकिन ईरान नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हम सीज फायर सामने से लेकर के जाएं और ईरान उस पर से पीछे हट जाए ताकि पूरी दुनिया के सामने इजराइल और अमेरिका ये दावा कर सके कि हम आगे बढ़ने के लिए गए थे, लेकिन ईरान ने अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए, इसलिए हम हमले और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब खबर यह है कि कुवैत का ईरान पर गंभीर आरोप देखने को मिला है। अब खबर यह भी है कि पश्चिमी मीडिया कह रही है कि लगातार हमले करने का आरोप लग रहा है। कुवैत ने ईरान पर आरोप लगाए हैं कि लगातार हमले उसकी तरफ हो रहे हैं, यानी कुवैत की तरफ हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये कुवैत की तरफ से कहा जा रहा है। अगर सीज फायर हो गया है तो सीज फायर के तहत इन्हें भी रुकना होगा, यानी कि ईरान को भी रुकना होगा मिडिल ईस्ट में तमाम देशों पर हमले करने से, जो वो पहले से इस बात पर कहते हुए करते आए हैं कि वहां पर अमेरिका के बेस है। अब अमेरिका के आधे से ज्यादा बेस तो समाप्त कर दिए गए हैं ईरान की तरफ से, बावजूद इसके अगर वो हमले कर रहा है और कुवैत ये आरोप लगा रहा है कि उस पर हमले हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बातचीत की टेबल पर इस मुद्दे को भी उठाया जाए कि आप भी तो कुवैत जैसे तमाम मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले कर रहे हैं, तो आपने सीज फायर का उल्लंघन किया है, आपने सीज फायर को माना ही नहीं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मिडिल ईस्ट में तमाम जगहों पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे। उस वक्त भी हालात ऐसे थे और आज भी हालात ऐसे हैं। बहुत सारे देशों में बहुत सारी लिमिटेशंस मिडिल ईस्ट में अभी भी लगी हुई हैं, उन पर से लिमिटेशंस हटाई नहीं गई है, लोगों को पाबंदियों में रखा गया है। घर से कब जाना है, कैसे जाना है, कब तक बाहर रहना है, कितने बजे तक रहना है। ये देश इसलिए अपने लोगों पर पाबंदी लगा रहे हैं ताकि उन लोगों पर मुसीबतें ना आ पाए। कुवैत की तरफ से, कुवैत के आरोपों से दूसरी तरफ आईआरजीसी इनकार कर रहा है। आईआरजीसी इसे नकारते हुए नजर आ रहा है। उसका कहना है कि हमने कुवैत पर कोई हमला नहीं किया है और कुवैत के आरोपों को आईआरजीसी ने सिरे से नकार दिया है। यूएस इजराइल हमले कर सकते हैं, यह आईआरजीसी कह रहा है। आईआरजीसी कह रहा है कि ईरान ने संघर्ष विराम के दौरान कोई हमला नहीं किया है, बल्कि ये हमले प्रॉक्सी है जो कि यूएस और इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि इस शांति प्रक्रिया को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अब दोनों में से कौन सच बोल रहा है ये फर्क कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कुवैत ये कह रहा है कि जो हमले हो रहे हैं वो ईरान की तरफ से हो रहे हैं। आईआरजीसी ये कह रहा है कि हमारी तरफ से युद्ध विराम की बातचीत के बाद कोई हमला नहीं किया गया। जो हमले हो रहे हैं वो दरअसल प्रॉक्सी हमले हैं जो कि कुवैत के ऊपर खुद इजराइल और अमेरिका करते हुए नजर आ रहा है ताकि वो युद्ध विराम से भी बाहर निकल सके। ये कुछ वक्त का रेस्ट मोड है जो कि अमेरिका की तरफ से लिया गया है, जैसा पिछले वक्त लिया गया था कि उस युद्ध में और उभर करके सामने आए। और अगर पाकिस्तान में ये बातचीत नहीं बनती है, ये युद्ध समाप्त नहीं होता है, तो उसके बाद इस युद्ध के और ज्यादा विकराल रूप धारण करने की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये दो खबरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये देश एक दूसरे पर आरोपों को मढ़ करके ये साबित करने में लगे हुए हैं कि तीनों देश सीज फायर नहीं चाहते। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के एक बयान से और ज्यादा विवाद गर्मा गया है। इजराइल ने तुरंत इस बयान पर ऐतराज जता दिया है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर पर मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं। इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत होना तय है, लेकिन ये बातचीत हो पाएगी ये कहना मुश्किल है।
इस बीच पाकिस्तान ने इजराइल पर निशाना साधा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल पर आपत्तिजनक बयान से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इजराइल ने इस बयान को आपत्तिजनक और अस्वीकार बताया। इससे कूटनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता से ठीक पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने पूरा मामला गरमा दिया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर बताया। साथ ही लेबनान में सैन्य कार्रवाई को नरसंहार करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तैयारी चल रही है, उसी समय लेबनान में निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। आसिफ ने आरोप लगाया कि पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में खून खराबा जारी है। इसे लेकर ईरान पर इजराइल भड़क गया है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से ख्वाजा आसिफ के बयान को आपत्तिजनक करार दिया गया और इसे किसी भी सरकार के लिए स्वीकार नहीं करने लायक बताया गया। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी इस बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्द खुले तौर पर यहूदी विरोधी हैं और किसी भी हालात में उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल अपने बचाव के लिए हर जरूरी कदम उठाता रहेगा। दरअसल खुद के लिए मुस्लिम देशों का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला पाकिस्तान इजराइल को बड़ा दुश्मन मानता रहा है। हालांकि अमेरिका के दबाव की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। और रही बात ख्वाजा आसिफ की, तो वो अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से भारत के विमान गिराए जाने का तर्क दिया था। साफ है कि अगर किसी देश का रक्षा मंत्री सोशल मीडिया के जरिए सैन्य कार्रवाई की जानकारी साझा करे तो हालात समझे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता प्रस्तावित है, लेकिन ये वार्ता हो पाएगी इसे लेकर के संशय बरकरार है, क्योंकि ईरान ने इस वार्ता से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में कुछ समय का विराम तो लगा, लेकिन वार्ता हो पाएगी और वो सफल होगी, इस पर संशय बना हुआ है। पाकिस्तान ने खूब मेहनत की। शहबाज और मुनीर ने डाकिये की भूमिका निभाई। अमेरिका को ईरान का और ईरान को अमेरिका का संदेशा सुनाया, लेकिन ये सब किसी काम नहीं आया। अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान तो किया, लेकिन इस समझौते की स्याही भी नहीं सूखी कि इजराइल ने लेबनान की राजधानी को धुआं-धुआं कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने लेबनान को सीज फायर की शर्तों में शामिल नहीं होने का तर्क दिया, तो ईरान ने हॉर्मुज पर फिर शिकंजा कस दिया। अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर शामिल होंगे, जबकि ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बी गालिबाफ और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उनके बैठक में आने पर ही संशय बना हुआ है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि लेबनान पर जब तक हमले नहीं रुकेंगे, शांति वार्ता शुरू नहीं होगी। उधर नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि ये वार्ता हो और सफल हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।